हेलो डियर, वेलकम टू स्ट्रगल आप। चलिए हम लोग अपना नेक्स्ट सेशन लूसेंट का जो मिडेवल हिस्ट्री में चल लोग क्या थे, हम लोग यहाँ तक पहुंच चुके थे। ठीक है, ये मराठा साम्राज्य पढ़ना है। ठीक है, लोगों ने मुगल मुगल साम्राज्य और दिल्ली मराठा साम्राज्य आज खत्म हो जाएगा। जो मिडेवल हिस्ट्री चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो आपकी पूरी कंप्लीट हिस्ट्री आज कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है दोस्त, तो अभी आपको ये चीज देख लेना। ठीक है दोस्त, चलिए स्टार्ट। हाँ तो देखिए, मराठा साम्राज्य के संस्थापक की अगर बात करें तो कौन थे, तो क्या कहेंगे, शिवाजी थे। ठीक है, मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी। ठीक है दोस्त, आगे देखिए कि शिवाजी का जन्म जो है 1627 ईस्वी में कहाँ पे हुआ था, शिवनेर दुर्ग में हुआ था। शिवनेर दुर्ग के पास हुआ था। ठीक है, और शिवाजी के पिता का अगर नाम बोले तो वो कौन थे, तो क्या कहोगे, शाहजी भोसले जी थे। शाहजी भोसले। माता कौन थी, जीजाबाई थी। ये नाम याद रखना दोस्त। ठीक है, ये नाम डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं कि इनके पिताजी का क्या नाम है, तो माता जी का क्या नाम। माता जी का नाम तो कई बार पूछा जा चुका है, और 2-3 बार ये पिताजी का भी नाम पूछा जा चुका है। ठीक है दोस्त, तो कहाँ पे जन्म हुआ था, कि क्या कहोगे, शिवनेर दुर्ग में। ठीक है, और इनके पिता कौन थे, तो शाहजी भोसले थे। इनकी माता कौन थी, जीजाबाई थी। ठीक है दोस्त, याद रखना 1627 में। आगे देखते हैं, मराठा का उत्कर्ष हो गया। ठीक है दोस्त, आगे देखिए। अब यहाँ पे देखते हैं कि शाहजी भोसले दूसरी पत्नी का नाम क्या था, शाहजी भोसले की, वह क्या कहोगे, तुकाबाई। तुकाबाई मोहिते। तुकाबाई मोहिते था। छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु कौन थे, तो क्या कहोगे, वो थे कोंडदेव। कोंडदेव, कोंडदेव। ठीक है, और आध्यात्मिक क्षेत्र के शिवाजी आचरण पर क्या हुआ, गुरु रामदास का काफी प्रभाव था। इनके आध्यात्मिक अगर बात करें, आध्यात्मिकता पर, तो शिवाजी के आचरण पर किसका प्रभाव था, तो क्या कहोगे, गुरु रामदास जी का। और शिवाजी का विवाह जो है किससे हुआ, साईबाई निम्बालकर। क्या बोलोगे, साईबाई निम्बालकर से। ठीक है, कब हुआ, तो 1640 में। 1640 में। ठीक है, जन्म याद है आपको, 1617 में हुआ था ना जन्म। देखिए 1627 में, हाँ सॉरी, 1627 में जन्म हुआ था, और 40 में इनका विवाह हो गया। ठीक है, शाहजी शाहजी ने शिवाजी को पूना की जागीर प्रदान कर दी थी। पूना की जागीर प्रदान कर दी, और स्वयं बीजापुर की रियासत पर नौकरी कर ली। बीजापुर की रियासत पर नौकरी कर ली। देखो देखो, पिताजी ने इतना त्याग किया था इनके, शाहजी ने, और शिवाजी को क्या कहा कि इनकी जागीर प्रदान कर दी पूना की, और जाकर के नौकरी कर रहे थे रियासत, कहाँ की, बीजापुर की रियासत। और सैन्य अभियान के अंतर की बात करें तो 1644 में शिवाजी के प्रथम बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी के किले पर अधिकार अधिकार किया था। ठीक है, तो शिवाजी ने सर्वप्रथम बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी के किले पर भी अधिकार किया था। शिवाजी ने सबसे पहला अभियान इनका सैन्य अभियान था। कब था, तो 1644 में। तो आपसे सीधा सीधा पूछा जाएगा कि तोरण नामक पहाड़ी के किले का सैन्य अभियान कब शिवाजी ने किया, तो क्या बोलोगे आप, 1644 में। ठीक है, और 1656 में शिवाजी ने रायगढ़ रायगढ़ को अपनी राजधानी बना दी। शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने दे डाली थी। तो औरंगजेब ने राजा की उपाधि दे दी। अब सीधा सीधा पूछा जाएगा कि शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दी, तो क्या कहोगे, औरंगजेब ने दी थी। ठीक है, आगे देखते हैं, बीजापुर के सुल्तान ने अपने योग्य सेनापति, क्या नाम था उनका, अफजल खां को सितंबर 1659 में शिवाजी को पराजित करने के लिए भेजा था। तो शिवाजी को पराजित करने के लिए किसने किसको भेजा, क्या कहोगे, बीजापुर के सुल्तान थे। सेनापति उनका कौन था, अफजल खां। अफजल खां को बीजापुर के सुल्तान ने शिवाजी को पराजित करने के लिए 1659 में भेजा था। ठीक है, और 1659 को अफजल खां की हत्या कर दी गई। ठीक है, तो शिवाजी ने 1659 में ही अफजल खां की हत्या कर दी। और शिवाजी ने सूरत में 1664 से 1670 में लूट मचा दी भाई। शिवाजी लुटेरे की तरह काम करने लगे फिर आगे चल करके, और इन्होंने सूरत को लूटा, और किसको लूटा, सूरत को। इसके बाद भाई सूरत ही लूटा था, सूरत को इन्होंने 2 बार लूटा था। सबसे पहले 1664 में, और 1670 लूटा। ठीक है, और इसके बाद क्या होता है कि पुरंदर की संधि होती है 1665 में, और महाराजा जय सिंह और शिवाजी के मध्य संपर्क में। तो पुरंदर की संधि किसके किसके बीच हुई, तो सीधा सीधा याद रखना है कि महाराजा
जयसिंह और शिवाजी के बीच हुई थी और पुरंदर की संधि 1665 में हुई। ठीक है, उस समय मनुची मनुची वहां पर उपस्थित था। मनुची भी वहां पे उपस्थित था। शिवाजी को औरंगजेब ने 1666 में क्या कहा, जयपुर भवन में कैद कर लिया था। भाई शिवाजी को कैद कर लिया गया था 1666 में औरंगजेब ने, और 1666 में अगस्त में, मई में कैद किया और अगस्त में वे भाग निकले। ठीक है, 66 में ही। 1672 में शिवाजी ने पन्हाला पन्हाला दुर्ग बीजापुर को छीन लिया। क्या बोलेंगे, 1672 में शिवाजी ने पन्हाला दुर्ग को बीजापुर से छीना था भाई। और 1674 में शिवाजी ने रायगढ़ को वाराणसी के प्रसिद्ध विद्वान श्री गंगा भट्ट द्वारा अपना राज्याभिषेक करा। तो गंगा भट्ट के द्वारा विद्वान थे और उनके द्वारा वाराणसी में रायगढ़ में वाराणसी के प्रसिद्ध विद्वान से क्या कराया, राज्याभिषेक कराया। ठीक है दोस्त, कब कराया, तो 1674 में। मूल रूप से गंगा भट्ट महाराष्ट्र के एक सम्मानित ब्राह्मण थे और जो लंबे समय से वाराणसी में रह रहे थे बेचारे। ठीक है, आगे देखते हैं। कर्नाटक का अभियान किया और 1676 से 78 में शिवाजी का अंतिम अभियान था। ये 1676 से 78 के बीच में शिवाजी का अंतिम अभियान हुआ, कर्नाटक का अभियान। और 1678 में जिंजी का किला भी विजित कर लिया, जीत लिया और अंतिम रूप से विजयी हो गए। अंतिम विजय थी इनकी। अंतिम विजय इनकी क्या हुई, तो क्या कहोगे, जिंजी का किला था 1678 में। ठीक है, कर्नाटक के अभियान के दौरान इन्होंने जीता। ठीक है, अगला देखते हैं। तो 1653 वर्ष की आयु में 1653 वर्ष की आयु में 3 अप्रैल को 1680 को शिवाजी की मृत्यु हो गई। 1680 में शिवाजी की मृत्यु हुई। 53 वर्ष तक ही ये जी पाए। ठीक है, और अंतिम संस्कार राजा राम दूसरी पत्नी सोयरबाई का पुत्र ने संपन्न कराया था। तो दूसरी उनकी पत्नी थी, उसका पुत्र राजा राम ने ही इनकी क्या अंतिम संस्कार किया था। ठीक है, शिवाजी का। आगे देखते हैं कि मृत्यु के समय संभाजी पन्हाला के किले में कैद थे। इनकी मृत्यु हो गई और इनके पिताजी संभाजी क्या कहाँ थे, क्या बोलोगे, वो पन्हाला के किले में कैद थे। शिवाजी महाराज के पास 3 प्रसिद्ध तलवारें थी, जिसमें से फर्स्ट क्या थी, भवानी और दूसरी क्या थी, जगदम्बा, और तीसरी क्या थी, तलुजा। ठीक है, भवानी तलवार शिवाजी की पसंदीदा थी और जगदम्बा तलवार वर्तमान में लंदन में है। तलुजा तलवार सिंधुदुर्ग के किले में है। सिंधुदुर्ग के किले में तलुजा तलवार है और जगदम्बा तलवार कहाँ पे है, तो लंदन में है। ठीक है दोस्त, आगे देखते हैं। शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इस पे। ठीक है दोस्त, ये याद रखिएगा कि शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहा गया, अष्टप्रधान बोला गया था। और अष्टप्रधान में पेशवा का पद सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं सम्मान का होता था। तो पेशवा का जो पद था उसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण और सम्मानजनित था अष्टप्रधान में। और शिवाजी के दरबार में मराठी को भाषा के रूप में प्रयोग किया गया। और शिवाजी की सेना 3 महत्वपूर्ण भागों में विभाजित थी। फर्स्ट कौन थी, तो क्या बोलोगे, पागा थी। दूसरी पागा सेना थी और जिसे क्या कहा गया, नियमित रूप से घुड़सवार सैनिक। तो घुड़सवार जो होते थे वो पहले सैनिक थे। ठीक है, और दूसरा कौन थे, तो क्या बोलोगे, सिलहटदार, क्या बोलोगे, सिलहदार, जिसे कहा गया अस्थाई घुड़सवार थे। ठीक है, और पैदल सेना थी भाई, पैदल सेना थी। 3 प्रकार की सेनाएं थी शिवाजी के पास। शिवाजी को तोपे अंग्रेजों ने प्रदान की थी। तो शिवाजी को तोप किसने दी, तो क्या बोलोगे, अंग्रेजों ने प्रदान की थी। और मराठा राज्य के अंतर्गत 2 प्रकार के क्षेत्र होते थे, जिसमें से फर्स्ट कौन था, क्या बोलोगे, स्वराज, जो क्षेत्र प्रत्यक्षता मराठों के नियंत्रण में था। और स्वराज क्षेत्र कहा जाता था, जिसे प्रत्यक्षता मराठों के नियंत्रण में जो था उसे क्या कहते थे, स्वराज क्षेत्र कहते थे।
तो दो प्रकार के क्षेत्र थे। फर्स्ट स्वराज, जो कि मराठा के प्रत्यक्ष नियंत्रण में था। दूसरा क्या था, तो क्या बोलोगे, मुग्धाई, मुग्धाई यानी कि मुल्क ए कदीम। यह वह क्षेत्र था जिसमें वे चौथ और सरदेश मुखी वसूल करते, तो चौथ और सरदेश मुखी वसूल करते थे भाई। तो इसको क्या कहोगे कि मुदतई, मुदतई, ठीक है। तो आगे देखते हैं, नोट एक लिख लेते हैं। चौथ और सरदेश मुखी स्वराज से नहीं लिया जाता। चौथ और सरदेश मुखी स्वराज से नहीं लिए जाते थे, बल्कि उन जगहों से लिए जाते थे जहां मुगल या फिर दक्कनी राजाओं का शासन था। दक्कनी राजाओं का शासन। चौथ यदि भू राजस्व का एक चौथा भाग, चौथाई भाग, भू राजस्व का चौथाई भाग को ही चौथा भाग, और जो मराठों को उस क्षेत्र पर आक्रमण नहीं करने के लिए दिया जाता था कि भाई मराठे अब इस क्षेत्र पे हम आक्रमण नहीं करते। मराठे कहते थे कि भाई हमें 1/4 इसका दे दीजिए भू राजस्व, ठीक है? हम यहाँ पे आपके यहाँ हम कोई आक्रमण या फिर कोई युद्ध नहीं करेंगे, ठीक है आपसे, ठीक है। और सरदेश मुखी 10% का अतिरिक्त अधिकार, सरदेश मुखी क्या था, 10% अतिरिक्त अधिभार था, और उस क्षेत्र से लिया जाता था जहां पे जो मुगल के अधीन था, मुगल के अधीन, ठीक है। और मुगल के अधीन था, पर मराठा उस पर दावा करते थे, मराठा उस पर दावा करते थे, तो वहां से सरदेश मुखी लिया जाता। तो सीधा सीधा याद रखिएगा, सरदेश मुखी कितना परसेंट था, तो क्या बोलोगे 10%, ठीक है, 10%। और वो क्षेत्र था जो कि मुगलों के अधीन था, लेकिन मराठा वहां से लेते थे पैसा, ठीक है। और चौथ क्या था, चौथ भू राजस्व था, जहां से एक चौथाई भाग लिया जाता था भू राजस्व, ठीक है। तो आगे देखिए, महाराष्ट्र के प्रमुख संत के हम देख लेते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। देख, ज्ञान दे, ज्ञान देव और ज्ञानेश्वर, या ज्ञान देव या फिर ज्ञानेश्वर 1275 से 1296, ठीक है दोस्त। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के जनक इन्हें माना जाता है। मराठी भाषा में और साहित्य के संस्थापक भी इन्हें माना जाता है। भगवत गीता पर इन्होंने क्या किया था, भावार्थ दीपिका के नामक एक बृहत टीका भी लिखा था। क्या बोलो कि भावार्थ दीपिका नामक एक बृहत टीका भी लिखा था इन्होंने भगवत गीता, ठीक है। आगे देखते हैं, जिससे सामान्य रूप से ज्ञानेश्वरी नाम से भी जाना जाता है, ज्ञानेश्वरी। और बरकरी संप्रदाय के प्रवर्तक थे नामदेव। आगे देख लेते हैं, अगले आ जाते हैं नामदेव, ठीक है। नामदेव प्रमुख संतों में एक है, ठीक है। 1270 से 1350 तक इनका ये रहे। और इसके इसके आराध्य देव पड़रपुर परलपुर के बिठुआ और विठल थे, ठीक है। और बकरी संप्रदाय, अब लोग के बरकरी संप्रदाय के विकास में इनकी प्रमुख भूमिका थी भाई, बरकरी संप्रदाय। तो बरकरी संप्रदाय के संस्थापक आपको पूछा जाए तो कौन, क्या बोलोगे, नामदेव जी थे, ठीक है, नामदेव, ठीक है। और इन्होंने अनेक भक्ति परक मराठी गीतों की रचना भी की थी, और अभंगों के रूप में प्रचलित थे, अभंगों के रूप में प्रचलित थे। मराठों के अलावा इन्होंने ब्रज भाषा और खड़ी बोली में गीतों की भी रचना कर डाली थी। नामदेव सगुण एवं निर्गुण संतों के बीच की कड़ी के नाम जाना जाता है, ठीक है, माना जाता है। तो नामदेव जो थे सगुण और निर्गुण के बीच की कड़ी को माना जाता है। ये ऐसे संत थे जो सगुण और निर्गुण के बीच कड़ी के रूप में बन के रखते, मतलब ये दोनों दोनों सगुण और निर्गुण की दोनों की भक्ति करते थे, एक तरीके से मान लीजिए, ठीक है। तो कुछ पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित भी है, इसमें से मुखबानी नामक पुस्तक और इनकी रचनाएं संकलित है, मुखबानी। आगे देखते हैं, एकनाथ इन्होंने रामायण पर भावार्थ रामायण नामक टीका लिखा, भावार्थ नामक टीका। तुकाराम आगे देखते हैं, उन्होंने भक्ति परक कविताएं भी लिखी। और अभंग कहा जाता है। अभंग भक्ति परक काव्य और ज्योतिपुंज है। रामदास आगे देखते हैं, रामदास अंतिम महान संत थे, अंतिम थे महाराष्ट्र के।
और 10 बोध यानी रचनाओं को उपदेशों का संकलन किया था। रचनाओं जैसे उपदेशों का संकलन किसने किया था? क्या कहोगे? रामदास जी ने। 10 बोध, ठीक है, 10 बोध रचना। और उन्होंने क्या किया? कर्म दर्शन का भी उपदेश दिया और महाराष्ट्र में भगवान राम की पूजा को भी लोकप्रिय बनाया। भगवान राम की पूजा को महाराष्ट्र में लोकप्रिय किसने बनाया? तो आपसे सीधा सीधा पूछा जाएगा तो आप क्या बोलोगे? रामदास जी थे, रामदास। ठीक है, तो आनंदवन भुवन नामक अपने पुस्तक में रामदास जी ने जातिगत भेदभाव से मुक्ति और स्त्रियों की दशा में सुधार आदि के विषयों पर भी सदविचार व्यक्त किए थे। ठीक है, आगे देखते हैं। महाराष्ट्र भक्ति आंदोलन का मुख्यतः 2 संप्रदाय में विभक्त था भाई। फर्स्ट क्या था? बरकरी संप्रदाय, और दूसरा क्या था? धरकरी संप्रदाय। बरकरी संप्रदाय जो था वह कृष्ण को मानने वाले थे भाई, कृष्ण को मानने वाले थे, जिन्हें क्या कहा गया? जिसमें आते हैं ज्ञानदेव, नामदेव और तुकाराम जी आते हैं। और धनकरी संप्रदाय जो थे, जो कि रामदास जी हैं जैसे, जो कि राम को मानने वाले थे, राम को मानने वाले धनकरी संप्रदाय। बरकरी संप्रदाय कृष्ण को मानने वाले, इसको याद रखिए जरूर। ठीक है, और इसके बाद देखा जाए तो क्या कहते हैं कि सरंजामी सरंजामी प्रथा का संबंध जो है मराठा भूराजस्व से था, मराठा भूराजस्व व्यवस्था से था सरंजामी प्रथा का। ठीक है, आगे देखते हैं। अब यहाँ पे दोस्त देख लेते हैं ये अष्टप्रधान बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मंत्रिमंडल जो था शिवाजी का, उसको क्या कहा गया? अष्टप्रधान। ठीक है, तो पेशवा की बात करें, प्रधानमंत्री की बात करें, प्रेजेंट में पेशवा जो उस समय जो पेशवा होते थे, आज के टाइम प्रधानमंत्री जिसे कहा जाता है, वही क्या था? वो कौन था? तो क्या बोलोगे? राज्य का प्रशासन और अर्थव्यवस्था की देखरेख करता था भाई। और सरी ए नौबत सैनिक सनपति सेनापति था। ठीक, सरी ए नौबत कौन था? तो सेनापति था, सैन्य प्रधान था। और अमात्य कौन था? राजस्व मंत्री था भाई, आय व्यय का लेखा जोखा रखता था। ठीक है, और वाक्यान 20 क्या कहोगे? या कहता सूचना या फिर गुप्तचर संधि विग्रह के विभागों का अध्यक्ष था। ठीक है, और चिटनिस क्या था? राजकीय पत्रों को पढ़ करके के भाषा शैली को देखने वाला था। ठीक है, सुमंत कौन था भाई? तो क्या कहोगे? वह विदेश मंत्री था। और पंडित राव कौन थे? तो क्या बोलोगे? पंडित राव को क्या कहा गया? कि धार्मिक कार्यों के लिए तिथि का निर्धारण करते थे। और न्यायाधीश क्या होता था? न्याय विभाग का प्रधान होता था। ठीक है दोस्त, याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिवाजी की कर व्यवस्था क्या थी? वह मलिक अंबर की कर व्यवस्था पर आधारित थी। तो मलिक अंबर की कर व्यवस्था पर शिवाजी की कर व्यवस्था आधारित थी। और शिवाजी ने रस्सी के द्वारा माप की व्यवस्था के स्थान पर क्या रखा था? काठी और मानक छड़ी का प्रयोग आरंभ किया था। क्या बोलोगे? काठी और मानक छड़ी का प्रयोग किया था। ठीक है, रस्सी के स्थान पे। और शिवाजी ने 1679 में अन्नाजी दत्तो के द्वारा व्यापक भूमि सर्वेक्षण करवाया था। शिवाजी के समय कुल उपज का 33% भू राजस्व के रूप में वसूला जाता था। और आगे जो बढ़ करके यह 40% हो गया भाई, 33% से 40% हो गया। और शिवाजी ने ही मुगल व्यापारिक केंद्र जो सूरत को 2 बार 1664 और 1670 में लूटा था। सूरत को शिवाजी ने 2 बार लूटा था भाई, 64 में और 70 में, याद रखना। शिवाजी के उत्तराधिकारी की बात करें तो उत्तराधिकारी कौन थे? संभाजी थे। उत्तराधिकारी इनके कौन थे? संभाजी थे। ठीक है, मतलब इनका पुत्र कौन था? संभाजी थे। ठीक है, तो संभाजी उज्जैन के हिंदी और संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। और कवि कलश को अपना सलाहकार नियुक्त किया था। ठीक है, और मार्च 1689 में मुगल सेनापति क्या बोलोगे? मखरब खां, क्या बोलोगे? मखरब खां संगमेश्वर में छिपे हुए संभाजी और कवि कलश को गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, और उनकी हत्या भी कर दी गई थी। संभाजी के बाद
89 में राजा राम को नए छत्रपति के रूप में राज्याभिषेक किया। नया छत्रपति कौन बना इसके बाद, संभाजी के बाद? तो क्या कहोगे, 1689 में राजा राम जी बने। ठीक है, राजा राम ने अपनी दूसरी राजधानी को क्या बनाया था, और सतारा को बनाया था। ठीक है, सतारा। शिवाजी शिवाजी के किले की सुरक्षा के लिए नियुक्त अधिकारी भी थे। जैसे राष्ट्र कौन अधिकारी था, तो क्या बोलोगे, हवलदार हुआ करते थे, हैं? सरे सरे नौबत हुआ करते थे, सौनिस हुआ करते थे। ठीक है, ये सब क्या थे, अधिकारी थे वहां के, जो कि सुरक्षा करते थे किले की। हवलदार क्या होता था, वह किले की आंतरिक व्यवस्था को देख रेख करता था। और सारे नौबत जो थे वो क्या करते थे, किला के सेनापति, सेना का नेतृत्व करता था, किले की सेना का नेतृत्व करता था भाई। और सौनिश क्या था, वह क्या करता था, किले की अर्थव्यवस्था और पत्र व्यवहार और भंडार की देखरेख करता था। आगे देखते हैं, राजा राम मुगलों से संघर्ष करता हुआ क्या हुआ, 1700 में मारा गया। राजा राम की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी ताराबाई ने अपने 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी सेकंड को राज्याभिषेक करवा करके मराठा साम्राज्य का वास्तविक संरक्षिका बन गई भाई। 4 वर्ष का इनका पुत्र था ताराबाई जी का, और उसका नाम था शिवाजी सेकंड। ठीक है, उसका राज्याभिषेक करा डाला और उनकी संरक्षिका बन करके खुद शासन कर रहे थे। ये भी याद रखिएगा। तरीके से नाम तो शासन उसके पुत्र का था, लेकिन थी वही संरक्षिका बन के। ठीक है, अगर देखते हैं 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद क्या हुआ, संभाजी का पुत्र साहू जो औरंगजेब के कब्जे में था, औरंगजेब के कब्जे में था, भोपाल के निकट मुगल शिविर से वापस महाराष्ट्र भोपाल शिविर से वापस महाराष्ट्र है। साहूजी ताराबाई 1707 में, साहूजी ताराबाई के बीच 1707 में खेड़ा का युद्ध हो गया। 1707 में ताराबाई के साथ में साहू जी का 1707 में खेड़ा का युद्ध हुआ, और जिसमें क्या हुआ, साहू जी विजयी हो गए। और 1708 में ही सतारा में अपना राज्याभिषेक कर रखा साहू जी ने। तो साहू जी संभाजी के पुत्र थे, और साहू जी ने आक्रमण किया किस पे, ताराबाई पे, और विजयी हुए तो 1708 में क्या किया, इन्होंने सतारा में अपना राज्याभिषेक भी करा डाला। और इन्होंने खेड़ा का युद्ध कब लड़ा, 1707 में लड़ा, याद रखिएगा दोस्तों। और साहू के नेतृत्व में नवीन मराठा, क्या बोलोगे, नवीन मराठा साम्राज्य का प्रवर्तक पेशवा लोग थे। ठीक है, तो पेशवा कौन थे, नवीन मराठा साम्राज्य के क्या बोलोगे, वहां के प्रवर्तक पेशवा थे। ठीक है, साहू जी के नेतृत्व में। और साहू जी ने पैतृक प्रधानमंत्री थे, साहू जी के पैतृक प्रधानमंत्री थे। और पेशवा पद पहले पेशवा के हाथ ही वंशानुगत हो गया, और पेशवा पोड़े में रहता था। ये देखते हैं 1713 में साहू जी ने बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाया। तो 1713 में साहू जी ने फिर से किसको बनाया पेशवा, बालाजी विश्वनाथ जी बने। और इनकी मृत्यु जो है 1720 में हो गई। और इसके बाद क्या हुआ कि पेशवा बाजीराव प्रथम हुए। अगले पेशवा जो बने क्या बने, बाजीराव प्रथम बने। ठीक है, अब बाजीराव प्रथम पेशवा बने, मुगल साम्राज्य की कमजोर हो गई स्थिति। उसी समय मुगल साम्राज्य की कमजोर स्थिति का फायदा उठाने के लिए साहू जी ने उत्साहित करते हुए कहा कि आओ आओ हम इस पुराने वृक्ष के खोखले तने पर प्रहार करें, और शाखाएं तो स्वयं गिर जाएगी। देख लीजिए, तो साहू जी के अंदर कितना ज्यादा उत्साह था। तो इन्होंने किसके लिए, बाजीराव प्रथम को उकसाने के लिए और उत्साहित करने के लिए इन्होंने ऐसा वर्ड बोला था। क्या बोला कि आओ हम इस पुराने वृक्ष के खोखले तने पर प्रहार करें, शाखाएं तो स्वयं गिर जाएंगी। हमारे प्रयत्नों से मराठा पताका कृष्णा नदी से अटक फहराने लगेगी।
कृष्णा नदी से कहाँ पे अटक फहराने लगे कि अटक मतलब ये उड़ीसा, ठीक है, अटक उड़ीसा, उड़ीसा, ठीक है, और कृष्णा नदी से लेकर। तो उत्तर में साहू ने कहा कि निश्चित रूप से कि आप इसे हिमालय के पार गाड़ देंगे, ठीक है, और निसंदेह आप योग्य पिता के योग्य पुत्र है भाई। पालखेड़ा का युद्ध हो गया, वो कब हुआ तो क्या बोलोगे 1728 में, 1728 में पालखेड़ा का युद्ध बाजीराव प्रथम एवं निजामुल मुल्क के बीच में हुआ, और जिसमें निजाम की हार हो गई और निजाम के साथ मुंगी सिवा गांव की संधि हुई, मुंगी सिवा गांव की संधि, ठीक, मुंगी सिवा गांव की संधि हुई। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा कौन था तो क्या बोलोगे बाजीराव प्रथम था, ठीक है, और 1737 में दिल्ली पर धावा बोल दिया इसने, ठीक है। बाजीराव प्रथम ने 1737 में दिल्ली पर धावा बोला था, याद रखना इसको, ये डेट पूछी जाती कि बाजीराव प्रथम ने दिल्ली पर आक्रमण कब किया तो क्या बोलोगे 1737 में, ठीक है दोस्त, मैं इस पे स्टार बना दे रहा हूँ, ट्रिपल स्टार याद रखिए। अगले देखते हैं कि उस समय मुगल बादशाह कौन था तो मोहम्मद शाह दिल्ली छोड़ने के लिए तैयार, दिल्ली छोड़ करके भाग गया। अब देख लीजिए कि पेशवाओं की इतनी शक्ति थी, इतनी शक्ति थी, इतनी क्षमता थी, इतना उत्साह था कि उन्होंने दिल्ली सल्तनत मतलब दिल्ली के दरबार मतलब मुगल दरबार मुगल 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 मतलब मुगल बादशाह मोहम्मद शाह जी को भी हिला दिया भाई, मोहम्मद शाह को भी हिला दिया, छोड़ने के लिए तैयार हो गए। अब आगे देख लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे कुछ संधियां और वो हुए हैं, संधियां और संधियों के वर्ष दिए गए हैं, थोड़ा सा ये देख लेते हैं, यहाँ से पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है दोस्त। हाँ, अगर पूछा जाए कि वर्ना वर्ना की संधि तो क्या बोलोगे 1731 में, शंगोला की संधि तो क्या कब हुई तो 1750 में, सूरत की संधि की अगर बात करें तो क्या बोलोगे 1775 में, पुरंदर की संधि कब हुई थी 1776 में, और बड़गांव की संधि कब हुई तो 1789 में, शालबाई की संधि 1782 में, ठीक है। आगे देख लेते हैं बसीन बसीन की संधि 1802 में, और देवगांव की संधि 1803 में, ठीक है दोस्त। तुर्जी और अर्जुन गांव की संधि कब हुई तो क्या बोलोगे 1803 में, ठीक है। राजापुर घाट की संधि कब हुई तो 1804 में, नागपुर की संधि कब हुई तो 1816 में, ग्वालियर की संधि 1817 में, पूना की संधि 1817 में, मंदसौर की संधि 1818, ठीक है दोस्त। चलिए हम आगे देखते हैं। बाजीराव प्रथम मस्तानी नामक महिला से संबंध होने के कारण चर्चा में रहे थे। बाजीराव प्रथम का इससे संबंध हुआ तो मस्तानी से हो गया था, ठीक है। मूवी देखिएगी बाजीराव मस्तानी, वही मूवी का याद करिए, ठीक है दोस्त। हाँ तो ये यहीं से बनी है भाई, हिस्ट्री यहीं से ली गई है, यहीं से प्रेरणा आई है उनको, ठीक है। 1740 की अगर बात करें तो बाजीराव प्रथम की मृत्यु हो गई, ठीक है। और प्रथम बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद क्या हुआ, बालाजी बाजीराव 1740 में पेशवा बन गया, बालाजी बाजीराव। वर्ना की संधि में यह व्यवस्था की गई थी कि संभाजी सेकंड यानी राजा राम की दूसरी पत्नी उत्पन्न हुई, दूसरी पत्नी से उत्पन्न हुआ पुत्र, राजा राम की दूसरी पत्नी जो थी उनसे उत्पन्न हुआ पुत्र क्या था, उनका नाम क्या बोलोगे संभाजी सेकंड था। और मराठा राज्य मराठा राज्य दक्षिणी भाग पर राजधानी क्या थी तो क्या बोलोगे कोल्हापुर थी, कोल्हापुर दोस्त याद रखिएगा, कोल्हापुर कोल्हापुर ये पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो दक्षिणी भाग की राजधानी मराठा की क्या थी तो कोल्हापुर थी, और शासन करे तथा उत्तरी भाग जिसकी राजधानी क्या थी सतारा, तो उत्तरी भाग की राजधानी सतारा। देखिए ये मान लीजिए मराठा साम्राज्य, ठीक है, तो यहाँ पे क्या था कि सतारा था, और यहाँ पे क्या था तो कोल्हापुर था, ठीक है, तो ये हो गया कोल्हापुर दोस्त, देखिए कोल्हापुर, ठीक। और यहाँ पे ऊपर क्या था, यहाँ पे क्या था सतारा, ठीक है, ठीक है। हाँ तो यही था। और साहू जी शासन कर रहे थे यहाँ पे, आगे देखिए संगोला
संगोला की संधि बालाजी बाजीराव और राजा राम सेकंड के बीच हुई थी, संगोला की संधि। और उनके अनुसार क्या हुआ कि मराठा संगठन का वास्तविक नेता पेशवा बन गया। और सूरत की संधि के अनुसार अंग्रेजों ने रघुनाथ राव को सैनिक सहायता देना स्वीकार किया था। युद्ध में विजय के उपरांत उसे पेशवा बनाने का भी वचन दिया था भाई रघुनाथ राव। बालाजी बालाजी बाजीराव को नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। ये देखते हैं कि झलकी की संधि हैदराबाद के निजाम और बालाजी बाजीराव के बीच में हुई। झलकी की संधि बालाजी बाजीराव के समय में ही पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ 1761 में, और मराठों की हार हो गई दोस्तों। ठीक है, और हार को नहीं सह पाने के कारण क्या हुआ, बालाजी की मृत्यु 1761 में। तो 1761 में हार की वजह से बालाजी की मृत्यु हो गई थी, क्योंकि मराठा में हार गए थे बेचारे। किससे हारे थे, मुगलों से। तो मुगलों से हारने के कारण इनकी मृत्यु। ठीक है दोस्तों, आगे माधवराव नारायण प्रथम 1761 में पेशवा बन गया। उसके बाद और मराठों की खोई हुई प्रतिष्ठा को क्या हुआ, पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया। बालाजी की मृत्यु हुई, उसके बाद कौन आया अगला पेशवा, क्या बोलोगे, माधवराव नारायण प्रथम। और इसने क्या किया कि जो प्रतिष्ठा खो गई थी, जो हार गए थे ये लोग पानीपत के तृतीय लड़ाई में 1761 में, तो उसको प्रतिष्ठा को वापस लाने का प्रयास माधवराव नारायण प्रथम ने किया। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। माधवराव ने ईस्ट इंडिया कंपनी की पेंशन पर रह रहे मुगल बादशाह शाह आलम, क्या बोलोगे, शाह आलम द्वितीय को पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठा। ठीक है, और मुगल बादशाह अब मराठों की पेंशन भोगी बन गया। तो मुगल बादशाह क्या हुआ, मराठों का पेंशन भोगी बन गया। देख लेना, अब देखो यहाँ पे ये जो माधवराव जी आए, ठीक है, माधवराव जी, ठीक है, ये अगला पेशवा बन के आया। तो इन्होंने क्या किया कि मुगल सल्तनत, मुगल बादशाहों को अब ये क्या बना दिए, पेंशन भोगी बना दिए भाई। इतनी इतनी इनके अंदर कैपेसिटी थी, समझ सकते हैं कि मुगलों ने पूरा प्रयास किया कि हम इस ये मुगल बादशाह जो है, सॉरी, मराठों ने प्रयास किया कि मुगल बादशाह को पूरा जड़ से उखाड़ कर फेंक दे। ठीक है, तो पहले इन्होंने क्या किया कि शाह आलम द्वितीय था तो उसको गद्दी पर बैठाया, लेकिन इसको पेंशन भोगी बना के रखा। पेशवा नारायण राव 1772 से 73 में की हत्या हत्या उसके चाचा रघुनाथ राव के द्वारा कर दी गई। ठीक है, पेशवा नारायण राव की हत्या किसने की, तो क्या बोलोगे कि रघुनाथ राव ने कर दी। ठीक है, पेशवर माधवराव नारायण सेकंड की अल्प आयु के कारण मराठा राज्य की देख रेख 12 भाई सभा नाम की 12 सदस्यों की एक परिषद करती थी। ठीक है, 12 सदस्यों की परिषद करती थी। और परिषद के दो महत्वपूर्ण सदस्य थे। फर्स्ट कौन थे, क्या बोलोगे, महादाई महाद महाद नहीं महादय जी, ठीक है, सिंधिया। और दूसरे कौन थे, तो नाना फड़नवीस थे। और नाना फड़नवीस का मूल नाम क्या था, तो क्या बोलोगे, बालाजी जनार्दन भानु जी। तो बालाजी जनार्दन भानु नाम था नाना फड़नवीस का मूल। ठीक है दोस्त, आगे देखते हैं। अंग्रेजों ने डफ जेम्स ग्रांड डफ ने इन्हें मराठों का मैकियावेली भी कहा है भाई। अंतिम पेशवा राघव का पुत्र बाजीराव सेकंड था। अंग्रेजों की सहायता से पेशवा बन गया। मराठों के पतन का सर्वाधिक योगदान इसी का था। और सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार कौन हुआ, सहायक संधि स्वीकार करने वाला, तो क्या बोलोगे, वो था राघवा। ठीक है, पेशवा राघवा का पुत्र बाजीराव सेकंड। पेशवा राघवा का पुत्र बाजीराव सेकंड ही जिसने की सहायक संधि सबसे पहले स्वीकार की थी मराठा से। ठीक है,
1776 में पुरंदर की संधि हुई और इसके तहत क्या हुआ, कंपनी ने रघुनाथ राव जी का समर्थन किया था, समर्थन को वापस ले लिया, रघुनाथ राव के समर्थन को वापस ले लिया। और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध देख लेते हैं, तो वह कब हुआ, 1782 में हुआ। ये इंपॉर्टेंट नहीं, इसको हम मोस्ट इंपॉर्टेंट बोलेंगे दोस्त, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बोलेंगे, ठीक है। आप इसको अच्छे से याद करिएगा, डेट सहित याद करिएगा, संधि कौन सी हुई इसको भी याद करिएगा। तो प्रथम आंग्ल मराठा 1782 में संधि सालबाई की हुई, जिससे यह युद्ध समाप्त हो गया। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध वो 1803 से 5 तक हुआ, 1803 से 5 तक हुआ, और इसमें भोसले एवं सिंधिया की पराजय हुई और अंग्रेजों से 2 पृथक संधियां करनी पड़ी थी। तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में 2 संधियां हुई थी, जिसमें से एक थी देवगांव की संधि, जो कि 1803 में रघुजी भोसले और अंग्रेजों के बीच हुई थी, ठीक, रघुजी भोसले और अंग्रेजों के बीच हुई। और द्वितीय मराठा युद्ध में के दौरान ही क्या हुआ कि अरगांव की लड़ाई हो गई। अरगांव की लड़ाई आपसे पूछा जाए तो क्या बोलेंगे, 1803 में, और अंग्रेजों ने रघुजी भोसले को पराजित कर दिया, ठीक है दोस्त। और फल स्वरूप यह संधि हुई, और इस संधि के अनुसार भोसले ने अंग्रेजों को बालासोर सहित कटक का प्रांत वर्धा नदी के पश्चिम का अपना सारा राज्य सौंप दिया, ठीक है दोस्त। तो बालासोर सहित कटक का जो स्थान था, एक जगह थी, प्रांत था, उसको भोसले ने अंग्रेजों को सौंप दिया, ठीक है, इस संधि के दौरान देवगांव की संधि, ठीक है दोस्त, कब हुई थी, 1803 में, ठीक है दोस्त। आगे देखते हैं, सुरजी अर्जुन गांव की संधि, ठीक है, सुरजी अर्जुन गांव की संधि कब हुई, तो 1803 में दिसंबर में हुई है। और दौलत राव सिंधिया अंग्रेजों के बीच हुई, दौलत राव सिंधिया और अंग्रेजों के बीच हुई, और इसके अनुसार उसने अंग्रेजों को गंगा और यमुना के बीच अपना सारा राज्य तथा जोधपुर गोहद के राजपूत राज्यों के उत्तर के अपने किले को राज्य दे दिया था, किले और राज्य को दे दिया भाई। और पश्चिम में इस उसने क्या किया, अंग्रेजों को अहमद नगर और भड़ौच जंजीरा की पहाड़ियों के पश्चिम का अपना सारा राज्य सौंप दिया। आगे देखते हैं कि मंदसौर की संधि कब हुई। मंदसौर की संधि 1818 में हुई थी, होलकर और अंग्रेज के बीच में हुई, इसको याद रखिएगा। तो इस संधि के अनुसार क्या हुआ, राजपूत राज्यों पर सभी दावे छोड़ दिए। तो मराठों ने राजपूत राज्यों पर सारे क्या किए, जो दावे कर रहे थे वो छोड़ दिए, और नर्मदा के दक्षिण में के सभी जिले अंग्रेजों को सौंप दिए गए। अब देख लेते हैं तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध। ये कब हुआ, तो 1817 से 19, 1817 से 1819 में, ठीक है, 1817 से 1819 में हुआ। और युद्ध के बाद मराठा शक्ति पेशवा वंशानुगत पद समाप्त कर दी। और बाजीराव सेकंड पूरे गांव और अष्टी के युद्ध में हारने के बाद क्या हुआ कि मेलकम सम्मुख आत्मसमर्पण कर दिया, ठीक है। अब फल स्वरूप दोनों के बीच में पूना की संधि हो गई 1817। अंग्रेजों ने पेशवा के पद को समाप्त कर दिया और बाजीराव सेकंड को पुणे से हटा करके कानपुर के निकट बिठूर पेंशन पर जीने के लिए भेज दिया, पेंशन पर जीने के लिए भेज दिया। 1853 में इनकी मृत्यु हो गई भाई, बाजीराव सेकंड की। अब देख लेते हैं मराठा साम्राज्य की जो प्रशासन व्यवस्था, ठीक है। पूना में स्थित पेशवा का सचिवालय मराठा प्रशासन का केंद्र था, और हजूर हजूर दफ्तर कहते थे। आगे देख लेते हैं, हजूर दफ्तर कहते थे। चलिए आगे देखते हैं दोस्त। मराठा राज्य में
सूबे को प्रांत, तरफ अथवा परगने को महल कहते थे। ठीक है, तो सूबे को क्या कहते थे? प्रांत कहते थे मराठा में, और परगने को क्या कहते थे? महल कहते थे, याद रखना। बड़े प्रांत सर सूबेदार के अधीन होते थे, और अधीनस्थ अधीनस्थ मामलतदार होते थे, और सीधे केंद्रीय दफ्तर का ब्यौरा देते थे। देशमुख तथा देश पांडे अन्य जिलाधिकारी होते थे, और मामलतदार पर नियंत्रण के रूप में कार्य करते थे, नियंत्रण रखते थे भाई ये सब मामलतदार पर। कारकून नामक जिले का अधिकारी होता था, वह विशेष रूप से क्या करता था? घटनाओं की सूचना को सीधे केंद्र पर देता था। और महल का मुख्य कार्यकर्ता कौन था? तो हवलदार हुआ करता था, तथा मजूमदार और फड़नवीस उसकी सहायता करते थे। ग्राम का मुख्य अधिकारी कौन था? तो वो क्या था? पटेल हुआ करता था, पटेल होता था। और कर संबंधी न्यायिक और प्रशासनिक कार्य करता था, कर संबंधी और न्यायिक प्रशासनिक कार्य भी करता था। पटेल के नीचे कौन होता था? तो वह कौन था? तो क्या बोलोगे? कुलकर्णी होता था, कुलकर्णी, जो ग्राम की भूमि का लेखा जोखा रखता था। और कुलकर्णी के नीचे चौगुले होते थे, चौगुले जो पटेल की सहायता के लिए करते थे। तो पटेल की सहायता के लिए चौगुले रखे जाते थे। और कुलकर्णी के लेखे की देखभाल करता, कुलकर्णी की लेखे की भी देखभाल कौन करता था? तो क्या बोलोगे? चौगुले करते थे। ठीक है। और पोतदार सिक्कों के निर्धारित निर्धारित भार, धातु और शुद्धता की जांच करता था। और इसके अतिरिक्त 12 बलूटे यानी शिल्पी, और 12 अलूटे यानी सेवक होते थे। ठीक है दोस्त। कोतवाल नगर का मुख्य प्रशासक था। ठीक है, कोतवाल जो होता था नगर का मुख्य प्रशासक हुआ करता था। अब गांव में चौकीदार यानी जांगला अपराधियों के पता लगाने का काम करता था। स्थायी भूस्वामित्व प्राप्त लोग कौन थे? तो क्या बोलोगे? मिरासदार कहलाते थे। बट बटाईदार भूस्वामी कौन होता था? बटाईदार के भूस्वामी क्या बोलोगे? उपरिस कहलाते थे। ठीक है। पेशे पेशे से लुटेरे पिंडारी जो होते थे, पालपट्टी नामक वसूल करने वाले, बदले में मराठा सेना के प्रत्येक अभियान में उनके साथ जाते थे। भाई ये क्या करते थे? ये लुटेरे थे, पालपट्टी। और इन्हें क्या था? मराठा जो होते थे इन्हें कहते थे कि जाओ भाई लूटपाट कर लो, लूटपाट करने की अनुमति देते थे। और इसके बदले में ये लुटेरे जो होते थे इनकी सेना में, मराठा की सेना में जब अभियान करते थे, युद्ध के अभियान करते थे, तो उसमें साथ देते थे। और अपने लूट के माल में से वे सरकार को 25% हिस्सा भी देते थे। मराठा साम्राज्य के अंतिम अंतिम छत्रपति कौन थे? तो क्या बोलोगे? शाहजी अप्पा साहेब। ठीक है दोस्त, शाहजी अप्पा साहेब याद रखिएगा। और सिंधिया क्या कहाँ के थे? ग्वालियर के थे। होलकर कहाँ के थे? इंदौर के थे। गायकवाड़ कहाँ के थे? बड़ौदा के थे। भोसले कहाँ के थे? नागपुर के थे। पेशवा कहाँ पे थे? तो क्या बोलोगे? पूना में थे। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। ओके दोस्त, चलिए दोस्त, यहीं पे हमारा ये सेशन समाप्त होता है। और दोस्त ये हमारा मेडिवल हिस्ट्री भी कंप्लीट हुआ। ठीक है? हम लोगों ने पूरी कंप्लीट हिस्ट्री कर ली है दोस्तों। इसके बाद हम लोग अब अगला अगला सब्जेक्ट देखा जाएगा। आई थिंक ज्योग्राफी देख लिया जाए। पॉलिटी बताइए, आप लोग बताइएगा। ठीक दोस्त, जो अच्छा ठीक है कमेंट्स करिए। अगर आपको कहीं समस्या आई हो, आ रही हो, तो आप कमेंट्स करिएगा, हम उसे नेक्स्ट लेक्चर में आपका ठीक है दोस्त। चलिए, और हाँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करें, अपने यार दोस्त को जरूर बताएं। फ्री का सेशन है सबके लिए, हर एग्जाम के लिए। ठीक है दोस्त, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिए। ठीक है दोस्त, चलिए ओके दोस्त, धन्यवाद।